अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से कुछ दिन कबल एक और बड़ा अफसोसनाक शर्मनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कि जो एक अदाकारा हैं, स्क्रीन की अदाकारा, फ़िल्म की अदाकारा उज़्मा ख़ान, उनके घर के अंदर मुबैना तौर पर मलिक रियाज़ की बेटी और उनके गार्ड्स घुस गए और उन्होंने वहाँ पे कुछ तोड़-फोड़ की और कुछ शोर-शराबा हुआ। जो चादर और चार दीवारी का जो कॉन्सेप्ट है उसको पामाल किया गया। तो अब उसके ऊपर जो है डिस्कशन हो रही है बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी। और जनरली आपको 2 डायरेक्शंस नज़र आती हैं, 2 सिमतें नज़र आती हैं जो डायरेक्शन जो डिस्कशन के अंदर लोगों ने अपनाई हुई हैं। और एक जो है साइड वो ये कहती है कि जी उन ख़वातीन को जो कि उस घर के अंदर घुसी गार्ड्स के साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने बहुत ज़्यादती की और उन्होंने न सिर्फ़ घर के अंदर घुस के ज़्यादती की, कानून को तोड़ा, बल्कि फिर अंदर जाके मार-पीट करके, गाली-गलौच देकर, अपने साथ गार्ड्स को ले जाकर, गंदी ज़बान इस्तेमाल करके, तो ये सारी चीज़ें गलत हुईं, तो इस वजह से जो है ना ये गलत है। दूसरी तरफ हमें फिर मिलता है कि जी वो कहते हैं कि नहीं, उज़्मा ख़ान ने क्योंकि एक शादीशुदा मर्द के साथ जिसका शायद 9 साला बच्चा भी है, उसके साथ अफ़ेयर चलाया और ये बहुत गलत बात है और उसको ऐसे ही इसके साथ होना चाहिए था। तो हमें दोनों ये चीज़ें, अब इससे पहले कि इसके ऊपर कुछ मैं रोशनी डालूँ या अपनी ओपिनियन दूँ, मैं 2 वाक़ये सुनाना चाहता हूँ। एक वाक़या जो है वो एक फ़िल्म बनती है 1991 में जिसका नाम है साइलेंस ऑफ द लैम्स। इस मूवी के अंदर एक स्टार हैं जिनका नाम है एंथनी हॉपकिंस, और वो इसके अंदर एक कैनिबल का, एक आदमखोर का किरदार अदा करते हैं। और अपैरेंटली उस मूवी के अंदर इस कैनिबलिज़्म को, आदमखोर होने को बड़ा एक इन अ वे बड़ा पॉज़िटिवली पोर्ट्रे किया गया और उसमें वो एक हीरो का किरदार अदा करते हैं। और फिर ये एक सीरीज़ है मूवीज़ की, मेरे ख़्याल में इसके बाद 3-4 मूवीज़ और इस सीरीज़ की रिलीज़ होती हैं और सारी काफ़ी अच्छा बिज़नेस भी करती हैं। अब ये मूवी बनती है और उसके बाद इसकी सीरीज़ भी आती है और शायद इसकी आखिरी सीरीज़ जो है वो कहीं 2001 में रिलीज़ होती है। और इसकी आखिरी सीरीज़ के रिलीज़ के शायद चंद दिन के अंदर ही जर्मनी के अंदर 2001 में एक वाक़या पेश आता है। मैं क्योंकि उस वक़्त जर्मनी में था तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि किस तरीके से वो मीडिया के ऊपर एक शॉक था पूरे जर्मनी के लिए। और उस वाक़ये में एक शख़्स जिसका नाम आर्मन माइविस है, और तकरीबन 40 साल उसकी उम्र थी, वो एक दूसरे शख़्स को लाइव कैमरा के ऊपर कैमरा लगा के, लाइव नहीं लेकिन कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग बनाता है और उस शख़्स को वो खाता है और उस शख़्स को वो मारता है, कत्ल कर देता है। पूरे 4 घंटे की एक रिकॉर्डिंग है इस पूरे इंसिडेंट की। और फिर उसके बाद इस शख़्स को फिर उनको जर्मनी में पहले तो बहुत शॉक हुआ और फिर उनको कानून नहीं मिलता कि अब हम इसको सज़ा किस कानून के तहत सज़ा दें, क्योंकि हमारे पास तो आदमखोरी के लिए कोई कानून ही नहीं है। और फिर बहरहाल उसको कोई 15 साल की कैद होती है क्योंकि उसने कत्ल भी किया होता है। और ये वाक़या जो है वो दब जाता है। मुझे अभी तक याद है कि मैं अक्सर लोगों से पूछा करता था उस वक़्त कि आप लोगों को इस वाक़ये पे इतनी ज़्यादा हैरानी क्यों है? क्यों इतना शॉक मिला आपको जब आप अब इस तरह की मूवीज़ बनाते हैं और उस मूवी के अंदर ये दिखाते हैं और उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको अवार्ड्स मिलते हैं, वो बंदा जो है वो एक और मशहूर एक्टर बन जाता है। तो फिर जब यही काम रियल लाइफ़ में कोई करता है तो इसमें एक तो हैरानी नहीं होनी चाहिए और दूसरा हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, दिस इज़ अ कंसिस्टेंट पैटर्न। इसी तरीके से 1996 में एक मूवी बनती है जिसका नाम है स्क्रीम। वो भी एक सीरीज़ है, उसकी भी आगे 2-3-4 मूवीज़ आईं। और एक शख़्स जो है 24 साला थियरी जेरेडिन, वो एग्ज़ैक्टली उस मूवी को कॉपी कैट बनता है। और जिस तरीके से उस मूवी के अंदर उसमें कत्ल दिखाया जाता है, छुरियों के ज़रिए अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल एक बंदा करता है, इसी तरीके से ये शख़्स जो है वही चीज़ रिपीट करता है और बिल्कुल उसी सीन्स की तरह उसको उसको कत्ल करता है, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन को। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि हम हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस एज़ अ सोसाइटी, हम क्या समझते हैं कि ये मीडिया, हम क्या समझते हैं कि ये फ़िल्में, ये ड्रामे जो हम देखते हैं, क्या हम उनसे कुछ नहीं लेंगे? क्या हम उनको कॉपी नहीं करेंगे? क्या हमारे लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल नहीं बन जाएगा? अब मैं उस वाक़ये की तरफ वापस आना चाहता हूँ। देखिए किसका कसूर है ये फ़ैसला करना, तो ये तो या अल्लाह सुब्हान तआला फ़ैसला करेंगे या अगर हमारी अदालतों में शायद अगर फ़ैसला हो जाए, वैसे हम जानते ही हैं
کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اور ہمارا جو یہ نظام ہے اس کے اندر انفارچونیٹلی نہ یہ قوانین اسلام کے مطابق ہیں اور نہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے. تو یہ تو ایک بڑی سیڈ سٹوری ہے. لیکن جو بھی ہوتا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایگزیکٹلی جو چیزیں ہم فلموں اور ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں اور دکھائی جا رہی ہیں اسی قسم کا بیہیویئر سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. کیا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا یہ ہمارے نظام کا اور ہمارے فلموں کا اور ڈراموں کا حصہ نہیں بن چکا؟ کیا اسی طریقے سے شادی شدہ مرد اور عورت وہ نہیں کیا بتایا جاتا ہے اور گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ کیسے وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے افیئر چلا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ابھی اپنے ایک رشتے ازدواج سے نکلے بغیر دوسرے کو نبھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنی ہوگی کہ سوسائٹی کے اندر جو چیزیں ڈراموں کے اندر دکھائی جاتی ہیں، جو چیزیں فلموں کے اندر دکھائی جاتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ، اب تو خیر بہت تیزی سے، لیکن وہ ڈیفینیٹلی ضرور آہستہ آہستہ اس سوسائٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے. اور پھر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں حیران ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، ہمیں واقعی جا کے ان ڈراموں کو دوبارہ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے. جب تک یہ چیزیں اس طریقے سے دکھاتی جائیں گی، انفارچونیٹلی لوگوں کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے اور وہ نئے نئے طریقوں سے غلط کام کرنے کے قابل ہوں گے. تو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان ڈراموں کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر نظام کی طرف سے قدغن لگنی چاہیے، لگام لگنی چاہیے، تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم.